Hello my dear friends, welcome back to my channel. As we are discussing about rules of noun, so let's continue with it. हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ने नाउन के कुछ रूल्स देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड जेंडर. ओके, सो हम लोग ने कल रूल नंबर 6 देखा था. मैं उसी को थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ. अ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मीन्स समझते हैं ना आप क्या होता है. कंपाउंड मीन्स व्हाट? कंपाउंड मीन्स 2, 3, 4 चीज़ से जुड़ा हुआ. ओके, तो यह कंपाउंड मतलब कि यहाँ पे 2-3 वर्ड्स होंगे, है ना, कंपाउंड नाउन. तो अ कंपाउंड नाउन जनरली क्या होता है, अपना प्लूरल कैसे बनाता है? बाय एडिंग एस टू प्रिंसिपल वर्ड्स, है ना. हम लोग जो सीखे हैं प्लूरल बनाना, सिर्फ एक वर्ड को देखा है अभी तक. बुक का क्या हो जाता है, जैसे बुक का क्या हो जाता है? बुक्स. ओके, बुक का क्या हो जाता है? बुक्स. तो वहाँ पे एक ही वर्ड रहता है. लेकिन अब हम कंपाउंड नाउन का सीख रहे हैं प्लूरल बनाना. ओके, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, मतलब 3 केसेस हैं कंपाउंड नाउन होने के. पहला तो अगर मान लो 2 एलिमेंट है और वो जॉइंट है किसी प्रीपोजिशन से. ओके, यू आर फैमिलियर विद प्रीपोजिशन. ओके, अगर 2 एलिमेंट है वो प्रीपोजिशन से जॉइंट है, तो उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, प्रिंसिपल वर्ड यानी जिसके बारे में बात हो रही होगी, प्रिंसिपल वर्ड जो होगा, हम लोग उसमें क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड करेंगे. ओके, हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे? एस. जैसे मैं बोल रही हूँ मदर इन लॉ, तब मैं उसका प्लूरल बनाने बोलेंगे तो कैसे बनाएंगे? मदर इन लॉ है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे मदर है तो मदर में लगाएंगे, मदर्स इन लॉ. ओके, हम लोग इसको पहले ही देख चुके हैं. ऐसे ही सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ. तो अगर इन लोग का प्लूरल बनाना हो तो प्रिंसिपल वर्ड में एस लगा देंगे. ओके, अब मान लो 2 एलिमेंट बस है, उनके बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो आपको क्या करना है? उसमें जो पीछे वाला रहेगा, है ना, जैसे लेडी डॉक्टर, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो पीछे वाला वर्ड रहेगा उसमें सिर्फ एस लगा देना है. ओके, लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, है ना. तो ये इसमें क्या करना है? जब 2 एलिमेंट रहे तो आपको पीछे वाले में एस लगा देना, तो ये प्लूरल बन जाएगा. लेडी डॉक्टर क्या होता है? लेडी डॉक्टर्स. ओके, और थर्ड हमारा केस क्या था कि मान लो अगर 2 एलिमेंट और साथ में 2 एलिमेंट यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन और क्या जाएगी? जो पहला एलिमेंट रहेगा वो मैन या फिर वुमेन रहेगा. ओके, जो पहला वर्ड रहेगा, पहला एलिमेंट, वो मैन या वुमेन से स्टार्ट होता रहेगा. तो क्या करोगे? जैसे लिखा है मैन प्लेयर. ओके, मैन प्लेयर लिखा है तो क्या करना है? मैन है तो उसको मैन कर देना है. मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन. और मैन प्लेयर्स. ओके, वुमेन टीचर तो वुमेन टीचर्स. ओके, बस यही हमारे 3 केस थे. हम कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं, आप तीनों को याद रखना. कि अगर 2 एलिमेंट हो और उनके बीच प्रीपोजिशन हो तो प्रिंसिपल वर्ड को देखना है. 2 एलिमेंट हो तो उसके पीछे वाले में एस लगा देना है. और 2 एलिमेंट हो, अगर उसका पहला एलिमेंट मैन या वुमेन हो तो हमको क्या करना है? दोनों को चेंज करना है. ओके, मैन वुमेन का तुमको पता है प्लूरल फॉर्म, और लास्ट वाले में एस लगा देना, जो भी रहेगा. प्लेयर का प्लेयर्स, टीचर का टीचर्स. ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्या पढ़ क्या रहे थे? नाउन के बारे में पढ़ रहे थे ना. नाउन के रूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूल नाउन का कैसे कैसे कब यूज़ होता है. हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देखे थे. तो अभी हमारा पूरा नंबर की बेसिस पे चल रहा था, कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा. ओके, तो हम लोग ने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, है ना. रूल 6 तक जा चुके हैं हम लोग. तो द नाउन एज अ नंबर के केसेस में कब कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, वो सब हम लोग ने देखा था. ठीक है, तो हम लोग ने ये पढ़ा है सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो उसका मैंने उस दिन बताया था. ओके, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव 2 पार्ट्स, है ना, जिनके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं. ओके, इसका एक थोड़ा सा बच गया है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ. फिर इसके बाद द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे. मतलब जो मेन रूल्स थे हम लोग ने सारे देख लिए हैं. अगर आपको इतना आ जाता है तो समझ लो आपका बेसिक आ गया. ओके, अब इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है. 1-2 तो होगा, तो बहुत कम चांसेस है. बाकी ओवरऑल जेंडर और नंबर के जितने भी रूल होते हैं मैंने सारे कवर कर लिया है. ओके, सो
लेट्स स्टार्ट। ओके, जो हमारा बचा हुआ रूल था वो ये है ना। जैसे हम लोग पढ़े कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, जैसे सीजर्स। ओके, जैसे सीजर्स हो गया, तो ये सब हमेशा प्लूरल में फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। ओके, एक और कंडीशन है उसमें कि नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। अब कुछ ड्रेस भी ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है, दो पेयर रहता है, तो पेयर की वजह से हमेशा वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। लाइक ट्राउजर्स है ना, ट्राउजर्स को ट्राउजर्स ही बोलते, उसको ट्राउज़र नहीं बोलते। अगर कोई ट्राउज़र बोलता है तो वो गलत है। ओके, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स है ना, जीन्स को हम लोग जीन नहीं बोलते, जीन्स बोलते हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये नाउन का प्लूरल फॉर्म है ना, एज अ प्लूरल फॉर्म ही यूज़ होता है। टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामाज। अब आप लोग ने कभी सोचा है कि इसको जीन क्यों नहीं बोलते, जीन्स बोलते हैं, पैजामाज बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे दो पेयर रहता है। जैसे हम लोग ने सीज़र में देखा था, सीज़र को सीजर्स बोलते हैं ना, सीजर्स है ना, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका सीज़र को सीज़र ही बोलते हैं। ओके, लाइक दैट पैजामा, ट्राउज़र्स, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ भी पेयर रहते हैं ना, हमारा क्या रहता है, दो पेयर्स रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं ना। तो कुछ ड्रेसेस हैं जो ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती हैं। अच्छा, अब हम लोग ने दो कंडीशन पढ़ी, तो उसका कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है कि नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म है ना। हम लोग उधर देखे जैसे सीजर्स वगैरह, और इधर कुछ ड्रेस के नाम। तो प्लूरल फॉर्म में क्या यूज़ होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ ड्रेसेस हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि पेयर शो करते हैं ना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, सारे ड्रेस नहीं। कुर्ती को कुर्ती ही बोलते हैं, कुर्तीज़ नहीं बोलते हैं ना, कुर्ती कोई पेयर में नहीं मिलती है, वो एक सिंगल रहती है। लेकिन पैजामा में हमारे दो लेग्स में पहनने के लिए होता है। ओके, तो सर्टन, यहाँ पे ये वर्ड याद रखना ना, नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल। ऐसा नहीं कि अब मैं बोल दी कि सारे इंस्ट्रूमेंट और ड्रेस होते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ सर्टन है ना, कुछ चीज़। अब आपको क्या करना है, अपने रूल्स पढ़ लिया तो आपको क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे रूल एप्लीकेबल है ना। अब रूल पढ़ लिया तो ऐसे कहीं भी नहीं लगा देना है, यू हैव टू फर्स्ट एनालिसिस दैट कि यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारा रूल नंबर 3 ये छूट गया था। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो हम लोग कर रहे थे, तो रूल नंबर 3 छूट गया था। तो क्या बोल रहा है ये, अनकाउंटेबल नाउन्स टू बी ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं है ना, यू आर फैमिलियर विद अनकाउंटेबल नाउन और नॉट? अनकाउंटेबल नाउन में सिंपल सा बोलो, जो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ओके, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। लाइक मिल्क, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नो, उसका भी तो आपने कभी देखा है कि मिल्क्स बोल रहे हैं? कोई बोलता है क्या मिल्क्स? नहीं बोलता भाई, वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, कभी भी वहाँ पे वो प्लूरल नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि ये फर्नीचर हो गया है ना, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ये सब सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे मैं बोल रही हूँ फर्नीचर, अगर मैं बोल रही हूँ फर्नीचर, तो अब फर्नीचर बोलने का मतलब ये नहीं मैं किसी एक फर्नीचर की बात कर रही हूँ, मैं पूरे फर्नीचर की बात कर रही हूँ। ओके, बोलते हैं ना मुझे घर में फर्नीचर बनवाना है, तो अब पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाता, फर्नीचर बोल दिया। ओके, तो और हाँ, एक मिनट, एक चीज़ और, कोई फर्नीचर्स नहीं बोलता ना। अगर आप इफ़ यू आर सेइंग फर्नीचर्स, उसका भी प्लूरल बना रहे हो तो वो गलत है। फर्नीचर बोल रहे उसके अंदर सारी चीज़ आ जाती है, अलमारी जो भी है आपके फर्नीचर में, टेबल चेयर जो भी है, सारे फर्नीचर के अंदर आ जाते हैं, तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ओके, जैसे हम मशीनरी, ये भी अनकाउंटेबल है। ओके, मशीन को काउंट किया जा सकता है लेकिन मशीनरी को काउंट नहीं किया जाता ना, जैसे मशीनरी है ना। और लाइक इंफॉर्मेशन को भी काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, तो हाँ, अब जो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो जब इनका हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा। लाइक द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ फैसिनेटिंग। ओके, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ फैसिनेटिंग। तो अब यहाँ पे सीनरी हमारा क्या है, सीनरी हमारा क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इज़ यू अगर यूज़ करते हो तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा, आर। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर फैसिनेटिंग। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने जितने भी केस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और जेंडर था। ओके, अब हम लोग नाउन में कुछ केसेस देखते हैं। ओके, नाउन हम लोग क्या देखेंगे, कुछ केस देखेंगे। केस में क्या आता है, केस में हमारा आता है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, ओके, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, है ना। हमारे 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। ओके, सो नॉमिनेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव केस वो है जहाँ पे नाउन क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट होता है ना, उसको सब्जेक्ट मानते हैं, है ना, जिसमें नाउन क्या हो, सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होगा। ओके, तो वो उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को कहीं कहीं सब्जेक्टिव भी लिखा रहता है, सब्जेक्टिव। ओके, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक ही चीज़ है। ओके, अगर आप कोई भी सेंटेंस दिए आपको, ठीक है, अगर आपको उसका सब्जेक्ट जानना है, उसका सब्जेक्ट जानना है, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे, आप हु क्वेश्चन करेंगे। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, राम इज़ प्लेइंग। ओके, व्हाट आई हैव टेकन एग्जांपल, राम इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, हमको पता चल गया, है ना। अगर हमको नहीं पता है तो अब क्या करना है, नॉमिनेटिव मतलब सब जानना है कि सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। कैसे, हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ प्लेइंग, तो आंसर मिलेगा राम, बोलेंगे ना, हु इज़ प्लेइंग, तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ राम हियर, राम इज़ अ सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज श्याम इज ईटिंग, तो सेम थिंग अप्लाई होगी, है ना। अब मुझे श्याम इज़ ईटिंग ये सेंटेंस हमारा दिया है और मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पता करना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है ना। तो हु से क्वेश्चन करिए, हु इज़ ईटिंग, श्याम इज़ ईटिंग। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, लेकिन हमको कभी कभी यही समझ में नहीं आती, तो आप हु से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब आपको पता करना है कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, हुम और व्हाट से, हुम और व्हाट से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके लिए एग्जांपल है, ही ब्रोक द विंडो, क्या है, ही ब्रोक द विंडो, तो उसने क्या तोड़ा, विंडो तोड़ा, तो उसने क्या तोड़ा, उसको पता करने के लिए हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम लोग उसे क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, है ना, ठीक है। क्या तोड़ा उसने विंडो तोड़ा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, क्या आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या या फिर हुम दूसरे सेंटेंस के लिए अप्लाई होगा। ओके, तो ही ब्रोक द विंडो। ओके, यहाँ पे विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम लोग देखेंगे पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव यानी होता क्या है, पॉजेसिव मतलब वो चीज़ जो अपना कंट्रोल दिखाए किसी पे। ओके, इट्स माई पेंसिल, ओके, इट्स माई पेंसिल। ओके, इसमें मेरा कंट्रोल है, ये मेरी पॉजेसिव केस बता रही हूँ, ये मेरी पेंसिल है, ठीक है। तो अगर मुझे पूछना है पॉजेसिव केस पता करना कि यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या है, ओके, तो कैसे पूछेंगे, अगर मुझे पता करना है तो क्या किसका कंट्रोल है इस पेंसिल पे, अगर मुझे आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, हुज से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, हुज से क्वेश्चन करेंगे। जैसे हुज पेंसिल इज़ दिस, है ना, हम लोग जनरली पूछते हैं ना, हुज पेंसिल इज़ दिस, तो हम लोग दिस इज़ माई पेंसिल,
मतलब इसमें मेरा कंट्रोल है। मतलब पॉजिटिव केस क्या दिखाता है, पोसेशन, है ना। पोसेशन यानी क्या होता है, जो आप उस पर कंट्रोल दिखाए कि हाँ ये मेरी चीज़ है। लाइक दिस इज़ राम्स पेंसिल, है ना। जैसे पेंसिल कहीं पड़ी है तो कोई बोलेगा दिस इज़ राम्स पेंसिल, ओके। तो अगर राम्स पेंसिल बोले मतलब राम की पेंसिल है ये, ओके। अब अगर मुझे यहाँ इस सेंटेंस से पॉजिटिव केस फाइंड आउट करना है तो मैं हुज से क्वेश्चन करूँगी, हुज पेंसिल इज़ दिस, तो बोलेंगे दिस इज़ राम्स पेंसिल, ओके। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है, ओके। अब जो नॉमिनेटिव होता है, ओके, क्या रहता है, हम लोग ने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, है ना। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जिसमें नाउन क्या हो, सब्जेक्ट की तरह हो, उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। और जहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट की तरह हो उसको ऑब्जेक्टिव केस, और जहाँ पे पोसेशन दिखा वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो तीनों हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग के मतलब थिंग्स पर डिपेंड नहीं करते ना। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स पर डिपेंड नहीं करेंगे, ओके। कि ऐसा नहीं है कि विंडो हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा, है ना। कोई भी थिंग को आप नहीं बोल सकते कि ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। वो ऑर्डर ऑफ, मतलब कोई सेंटेंस है उसमें उसका क्या ऑर्डर है उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़, कोई भी थिंग, है ना, तो नाउन का कोई भी थिंग वो नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कौन सी चीज़ है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सेंटेंस में किस ऑर्डर में है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए चीज़ बताती हूँ, ओके। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ही ब्रोक द विंडो, ठीक है, ही ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे क्या है, ही ब्रोक द विंडो, तो विंडो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है ना। ही ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पे विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, द विंडो वॉज ब्रोकन। तो आप ये दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, दोनों को, फिर आपको फ़र्क समझ में आएगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग। तो देखो विंडो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है और यहाँ पे विंडो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। सो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि कभी भी कोई भी चीज़ पे ये मतलब नाउन की किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। वो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में उसकी क्या प्लेस है उस पर डिपेंड करता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए, ओके। तो ये हमारा हो गया द नाउन के जो 3 केस थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ये तीनों मैंने बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखेंगे, ओके। तो हम लोग ने नाउन के केस को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट पार्ट बचा है, वो हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा नाउन ओवरऑल कंप्लीट। आप अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आप उसको अच्छे से पढ़िए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए अच्छे से। और उसको एक रूल्स ऐसी चीज़ है कि आप एक बार में पढ़ने में कभी नहीं आएगा, ओके। सो आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। देखो कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो। इंग्लिश ग्रामर का मतलब टेंस पे ही बात ख़त्म नहीं हो जाती, आपको नाउन के बारे में भी जानना ज़रूरी है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़े सीजर्स, तो सीजर्स इज़ लाइंग ऑन द टेबल, तो आप अगर आप आर यूज़ कर देते हैं, सॉरी इज़ यूज़ कर देते हो तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हमको सीजर्स क्या प्लूरल है, तो ये सारी चीज़ें हमको कौन बताया, नाउन बताया कि कहाँ पे सिंगुलर प्लूरल यूज़। अगर हम लोग सिर्फ टेंस, हमको ये सब नहीं बताता ना कि कहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, वो तो सिर्फ हमको एक रूल बता देता है कि ये ऐसा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, ओके। हमको ग्रामर जानने के लिए हर एक चीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्ट के से पढ़ेंगे तो ही हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है इंग्लिश का तो सॉल्व कर पाएंगे, ओके। फॉर दिस यू नीड टू लर्न, ओके। देन आप लोग अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। एंड प्लीज़ डू वन थिंग फॉर मी, अगर आप मेरी वीडियोस पूरा देख रहे हैं तो एट लास्ट प्लीज़ डू वन कमेंट फॉर मी। आई फील very good when I see comment there, so please do one comment
and keep learning, keep improving, and share with your friends, classmates, and help each other. Thank you. We will meet in our next video. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, सो आपको पूरा शुरू से अच्छे से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. एंड वन थिंग यू कैन ऑल्सो डू, लिंक इज़ इन आवर डिस्क्रिप्शन, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेली. उसमें सारे वीडियोज़ के लिंक है तो आप उसको चेक कर सकते हैं. एंड थैंक यू, एंड ऑलवेज कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स.